हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम आर में दिया गया टॉपिक चार्टर एक्ट और सभी अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। ये आर में ही नहीं बल्कि यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, यूपी पुलिस में भी पूछे जाने वाले, यानी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं और बनते भी हैं। तो देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल क्या था? तो ये 1600 था और 1600 ईस्वी से ही इसका प्रारंभ होता है। इसी वर्ष से जो है इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की समझ शक्ति जो थी वो गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। तो देखते हैं 1726 का चार्टर एक्ट के बारे में। सबसे पहले यही चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या हुआ था क्या नहीं, तो इसके बारे में जानते हैं। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया है। अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। इसके बाद आ जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें जो था, इस अधिनियम के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, यानी उनको इस पद का नाम दे दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस भी बनता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का कहा जाने लगा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के सभी विधि बनाने का अधिकार दिया गया, यानी विधि बनाने का अधिकार मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया गया। दीवानी अनुदान फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कोर्ट को दीवानी, फौजदारी, नौसेना तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसले का अधिकार प्राप्त हो गया। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश जो थे, इसके प्रथम या मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड थे। इसके माध्यम से जो था वो ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल इसके कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। फिर इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये तो पूछा ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नेम से भी जाना जाता था। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इस एक्ट के द्वारा दैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों, ब्रिटिश शासन के कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय आदि को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था तथा व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद बनाए गए थे। इसके बाद आ जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था? तो 1813 एक्ट जो था, इसके तहत जो है कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद किंतु इसमें जो था चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस राजलेख द्वारा इसके महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद आ जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई जिसे विधि का सदस्य कहा जाता था, यानी विधि मतलब कानून होता है, जिसे कानून का सदस्य कहा जाता था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की जो है स्थापना हुई थी। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल
परिषद में सम्मिलित किया गया था। कंपनी के चीन एवं व्यापार चाय संबंधी व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें नहीं समाप्त किया गया था। 1833 में जो है चीन और चाय संबंधी जो व्यापार होते थे उनके एकाधिकार को जो है इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। आगे देखते हैं, इस एक्ट 1833 में ही सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक्ट के तहत 1833 एक्ट के तहत जो है सिविल सेवकों को खुली प्रतियोगिता के लिए आयोजन शुरू किया गया, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन बना के। फिर आ जाता है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंधी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति ये इम्पॉर्टेंट है। मैकाले समिति सिविल सेवा संबंधी है भर्ती के लिए। पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के लिए विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। फिर इसके बाद आ जाता है 1858 का अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों में सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। इस अधिनियम के में ही जो है 1784 के पिट्स एक्ट द्वारा लागू दैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई थी। जो पिट्स इंडिया एक्ट में दैध शासन जो है लागू किया गया था, इस अधिनियम के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट भी समाप्त कर दिया गया। इसमें एक नए पद का जिसमें भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया इस एक्ट के तहत। फिर इसके बाद आ जाता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारतीय संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। मद्रास तथा बम्बई के सरकारों को भी व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन में विकेंद्रीकरण का कार्य जो है प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। फिर इसके बाद आ जाता है 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों में के सीमाओं में उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। फिर आ जाता है 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, तो इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। फिर 1876 का शाही उपाधि अधिनियम आ गया। इसके बारे में पढ़ते हैं। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य किया गया और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। फिर आ जाता है 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो है सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। परिषद के भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने का और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1892 के भारत अधिनियम के तहत। फिर केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 निर्धारित की गई सदस्यों की संख्या को। फिर इसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आ जाता है। तो 1909 में जो है लॉर्ड मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त
सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 कर दी गई थी। इसमें 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे, जिनमें से 15 सदस्य जो है मनोनीत होते थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए जो है अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। फिर आ जाता है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अंतर्गत जो है भारत में दैद्य शासन प्रणाली की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत जो है प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा स्थापित की गई। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत किए जाते थे। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों को चुनाव का प्रावधान किया गया, जो कि प्रांतीय विधान परिषदों के संदर्भ में था। इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। फिर इसके बाद जो है बम्बई विधान परिषद में 111, मद्रास विधान परिषद में 127 और बंगाल विधान परिषद में 239, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में 123, पंजाब की विधान परिषद में 93 और बिहार एवं उड़ीसा की विधान परिषद में 103 और मध्य प्रांत एवं बरार के विधान परिषद में 70 और असम के विधान परिषद में 53 सदस्य शामिल थे। इस अधिनियम को ही मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा ही भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1927 में साइमन आयोग आया। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। फिर आ जाता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में एक फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो दिल्ली में स्थित था। अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई और केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत को मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। यानी मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में दैद्य शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दैद्य शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस अधिनियम में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसमें 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच सूचियां जो है जारी की गई, जिसमें से संघीय सूची कितनी थी, तो 59 विषय थे। फिर दूसरी थी राज्य सूची, उसमें 54 विषय थे। फिर तीसरी थी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई और भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप ही 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से ही प्रेरित है। इसके बाद 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानते हैं।
ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। इस अधिनियम के अधीन पर भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।